देखो सुनो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में कैसे पढ़ना है, मैंने आपको काफी बताया इलेक्ट्रिसिटी में कैसे पढ़ना है, ठीक है। बस बस इधर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में ना एक क्वेश्चन आपसे करंट के बारे में जरूर पूछेंगे। किसके बारे में? करंट के बारे में। करंट क्या होता है? तो ये मैंने पहले बताया था आपको 2-3 बार कि जैसे हमारा एक सेल होता है, सेल, इसे हम सेल कहते हैं ऐसे, और आपने काफी पढ़ रखा है इसे। जैसे एक सेल होता है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव, और ये होता है हमारा नेगेटिव। तो ये सेल से ऐसे करंट ऐसे आएगा बच्चे, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। तो करंट है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। लेकिन करंट तब जाएगा जब यहां से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। समझो बात को, करंट ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। इलेक्ट्रॉन का ना एक ब्रदर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं उसे हम? पॉजिट्रॉन कहते हैं उसे। दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो आप थ्योरी ऐसे पढ़ाई जाती है कि माइनस तो चलता है ऐसे और पॉजिट्रॉन चलता है ऐसे, पॉजिट्रॉन ऐसे चलता है, प्लस टू माइनस, एंड माइनस इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बोलो, पॉजिट्रॉन कैसे चलता है? प्लस टू माइनस, और इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? माइनस टू प्लस, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन होता है, पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है करंट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। और ये बात तुम सब लोगों को पता होती है, जैसे हम कंडक्टर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स किसको कहते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, तो उनमें ज्यादा करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स में। भाई सब्सटेंस जैसे कंडक्टर, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। क्या कहते हैं हम? तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। तो कौन सी क्लास में हो आप? कौन? ऊपर जाओ बेटा। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर में अच्छा खासा करंट फ्लो होता है, ठीक है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द। तो कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटल में इतना अच्छा करंट क्यों फ्लो होता है? हाँ, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं मेटल के अंदर। ऐसी हमारा एक और होता है इंसुलेटर्स। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। गिलास हो गया, जैसे वुड हो गया, गिलास, वुड और प्लास्टिक, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इंसुलेटर्स। तो इनमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होते इनके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनेगा। किससे करंट बनेगा? इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो बेसिक बात है कि जब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। सुनो, ये हो गया पार्टिकल, और इस पे ये चार्ज, ये हो गया चार्ज, माइनस का चार्ज, क्योंकि चार्ज दो तरह के होता है ना, माइनस प्लस। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, उस पर चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो अपने साथ चार्ज लेके चलेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है और इसका चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा अपने साथ क्या लेके चलेगा? चार्ज। तो जब चार्ज चलेगा तब करंट बनेगा ना, जब चार्ज चलेगा तब क्या बनेगा? करंट। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे लिखेंगे हम इसे? फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है ना, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो करंट को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। और करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है। जहां टी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। टी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ फ्लो लिखेंगे। क्या लिख लेना यहाँ पे आप? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब होता है एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं रेट। जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें एक सेकंड में कितने चार्जेस यहां से यहां जा रहे हैं, 1 सेकंड में, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? अरे बात करो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है एक सेकंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड। जैसे एक एंड ये और एक एंड ये, ठीक है। तो इन 1 सेकंड टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने चार्ज यहां से यहां जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो। क्या कहते हैं उसे हम? तो रेट का मतलब किसी भी चीज को टी से डिवाइड करना होता है।
रेट, रेट का मतलब समय से आपको तुलना कर रहे हैं। 1 सेकंड में कितना चार्ज यहां से यहां जा रहा है। जैसे 1 सेकंड में 10 लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना करंट फ्लो हो गया, 10 एम्पियर। 1 सेकंड में 20 लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना करंट फ्लो, 20 एम्पियर। अब किसी डिवाइस पे लिखा देखो 5 एम्पियर, तो समझना 1 सेकंड में 5 चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, ठीक है। तो 5 एम्पियर कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो यूनिट क्या होता है करंट का बच्चों, बहुत बताया मैंने आपको। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसे कहते हैं एसआई यूनिट। क्या कहते हैं इसे, एसआई यूनिट। तो जो करंट का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलाम। चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम का क्या होता है, तो कभी कभी डायमेंशन वाइज पूछते हैं, कूलाम पर सेकंड क्या होता है, ऐसे पूछेंगे आपसे। तो आपको दिमाग लगाना है, सर कूलाम तो हो गया मेरे पास क्यू, और सेकंड हो गया टी। सेकंड क्या हो गया, तो ये मेरे पास बन गया आई। ऐसे हिसाब किताब लगाना है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। आई बराबर क्या बन गया हमारा, क्यू बाई टी। सही बच्चों। तो ये हो गया हमारा करंट। क्या हो गया हमारा करंट। तो करंट को किससे दिखाते हैं, आई से। तो यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब दूसरी चीज यहां पे आती है, जब करंट पढ़ते हैं ना तो साथ में एक चीज और पढ़नी पड़ती है, दैट इज रेजिस्टेंस। दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है समझना बात को। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये एटम्स है, ये क्या है, एटम। सपोज ये एटम्स है, ये क्या है बच्चों, ये एटम्स है। और मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मोटी सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम्स है, हर चीज में एटम्स होते हैं, तो मान लो कि कंडक्टर्स में एटम्स है, क्या है ये, एटम्स। दीज आर एटम्स, दीज आर एटम्स, ये एटम्स हैं, एटम्स। सो दीज आर एटम्स, ठीक है। और ये क्या है हमारा चार्ज। तो जब हमारा चार्ज चलता है ना तो चलते समय उनकी इन एटमों से टक्कर होती है, तो जिससे उसके चलने में रुकावट पैदा होती है, तो उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे चार्ज चल रहा है, चलते समय रास्ते में वो आ गया एटम्स, तो टक्कर नहीं होगी थी, तो उस टक्कर को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टक्कर कम होगी ना तो रेजिस्टेंस कम होगा, टक्कर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कॉलिजन की वजह से होता है, इसकी वजह से कॉलिजन। इट इज, ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज एन, क्या है बच्चों ये, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन समझते हो, रुकावट इन द पाथ, इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के रास्ते की जो रुकावट है उसे हमने क्या कहा बच्चों, उसे हमने कहा है रेजिस्टेंस। क्या कहा उसे हमने, रेजिस्टेंस कहा है। और जो यूनिट होती है ना इसकी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है, और इसे इस सिंबल से दिखाते हैं, द सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। द सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। तो रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, किससे नापते हैं, ओम में, और उस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। अब फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बच्चों डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना लंबा तार होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें, जितना लंबा तार होगा उतने ज्यादा एटम्स होंगे, उतनी ज्यादा टक्कर लगेंगी, और रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एरिया मतलब मोटा जितना होगा वायर उतना कम रेजिस्टेंस होगा। देखो एक हाईवे इतना है, मैंने बताया ना, एक हाईवे इतना, एक हाईवे इतना है। अगर आप एरिया को बड़ा कर दोगे टक्कर कम हो जाएगी, टक्कर क्या हो जाएंगे, कम, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हम मिलेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इस निशान को हटा के हम रो लेंगे, क्या लेंगे हम, रो। तो इस रो को क्या कहते हैं बच्चों हम, नाउ दिस सिंबल इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है ये, रेजिस्टिविटी। तो यहां पर रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ सकते हैं आपसे बच्चों रो की, तो ए को इधर ले जाओ, तो रो की यूनिट क्या होगी, आर इंटू में ए अपॉन में एल। तो आर क्या हो गया हमारा ओम, और ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर। तो इसको इससे काट दो तो आंसर कितना आ गया, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट हुई। और रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका, रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का नाम याद रखिए, यूनिट याद रखिए, फॉर्म याद रखिए, रो इंटू आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। और रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। तो ये दो चीजों पे और डिपेंड करता है, एक तो किस पर, नेचर पर, और एक किस पर, टेम्परेचर पर। तो ये चार चीज हो गई ना। तो शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, लेंटर। क्या बताया था मैंने, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, नेचर पर, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा टक्कर लगेगी, टक्कर ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नेचर पे डिपेंड करता है,
जैसे सिल्वर में बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड करे, नेचर कैसा है, सिल्वर है कि कॉपर है, गोल्ड है, क्या है। तो तुम्हें समझ में आ गया। तो 4 चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से किस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, तो आपको ये 4 चीजें याद रखें, इन पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। इनके अलावा जो चीजें होंगी इन पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे ना? चलो 1 मिनट उसको ऑफ करो। तो मैं ना तुमसे अभी वो पढ़नी है आपको, पोटेंशियल। क्या पढ़नी है आपको? पोटेंशियल। क्या पढ़नी है आपको अगली टर्म? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम? V से। पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, ठीक है। पास समझना पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज। पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहां चार्ज की मूवमेंट से बताया गया है। जैसे देखो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कोई चार्ज है ना, यहां से A से आप किसी चार्ज को B तक ला रहे हो, यहां तक A से B तक आप किसी चार्ज को ला रहे हो। किसको ला रहे हो? तो जितना वर्क यहां होगा A से B तक लाने में चार्ज को, वो पोटेंशियल होगा यहां का। जैसे मैंने बोला यहां पे है ना 10 जूल काम हुआ चार्ज को लाने में, तो इस जगह का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। कितना हो गया? 10 वोल्ट। ये चीज होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो वर्क होता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल का V से दिखाते हैं, पोटेंशियल को दिखाते हैं V से, और इसका मतलब है चार्ज को ले जाने में करा गया काम। चार्ज को ले जाने में करा गया, ये हो गया काम और ये हो गया चार्ज, ठीक है। तो मान लो एक चार्ज तुम्हारा यहां से B पे आ रहा है और यहां से मान लो तुम्हारा C पे आ रहा है, तो C पे तुम्हें 20 जूल काम करना पड़ रहा है इस चार्ज को यहां लाने में। ये जो चार्ज होता है ना, इसे Q0 से दिखाते हैं, और Q0 का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, जिसे टेस्ट कर करके देखते हैं, तो इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टेस्ट चार्ज। सो दिस इज योर टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को जब आप A से B पे लाए तो आपने 10 जूल काम करा, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे लाए तो 20 जूल काम करना, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? तो आपने एक वर्ड देखा, मैं पोटेंशियल को क्या बोल रहा हूँ? वोल्ट में। पोटेंशियल को किस में बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है बताओ? पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, वोल्ट। पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। W/Q, ठीक है। जहां देखो करंट का, अभी तुमने ऐसे पढ़ा था, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ये सेल होता है ना, तो तुमने ऐसे पढ़ा था कि सर करंट हमारा ऐसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जाता है। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, उससे करंट कहते हैं। पोटेंशियल होगा तो करंट होगा। जैसे आप है ना मोटर चला दो, ऊपर की टंकी में क्या गया? पानी आ गया, तो पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया? आ गया पोटेंशियल। अब नीचे की टंकी चलाओ तो करंट आ गया। क्या आ गया? तो जब पोटेंशियल होगा तभी तो करंट होगी। पोटेंशियल होगा तो क्या होगी? करंट होगी। पोटेंशियल होगा, करंट होगी। तो ये चीज पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? 220 वोल्ट। कितना आ रहा है हमारे घरों में? हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है 220, ठीक है, 230 वोल्ट इतनी आती है, 220 230 वोल्ट। ये पोटेंशियल है। क्या है वो? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? एक तरह का वोल्ट, पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल किसी पॉइंट का गुण होता है, किसी पॉइंट का गुण होता है। जैसे मान लो इस कमरे में 20 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 20। इस कमरे में 20 बच्चे बैठ सकते हैं ना, तो यहाँ का पोटेंशियल 20 है। सपोज कोई कमरा खाली है, तो इसके पास क्या बताया? इसको देख के जो आपने बताया ना कमरा खाली है, तो इसको देख के आपने अनुमान लगाया सर यहाँ पे 20 बच्चे बैठ सकते हैं, तो आपने यहाँ का पोटेंशियल बता दिया। क्या बता दें? यहाँ का पोटेंशियल। अभी बच्चे नहीं आए, पर अब मान लो इस कमरे में बच्चे आना शुरू हो गए, चलो बच्चे आने चार्ज, तो सर ने काम करना शुरू कर दिया, यानी W करना शुरू कर दिया, दैट इज W। तो बन गया ना फॉर्मूला। V का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? W/Q। V का फॉर्मूला क्या बन गया? W/Q। तो बन गया ना पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एक पॉइंट का गुण होता है, जब वहां पे चार्ज आ जाता है तो वर्क हो जाता है। क्या जाता है? वर्क। तो ऐसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल होता है हम एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क करते हैं, कितना वर्क करते हैं। तो इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे डिफाइन करते हैं इसे हम? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग BRINGI in bringing a unit positive test charge, a unit positive, ये टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से लाते हैं चार्ज को, क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स 0 होता है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम उस पॉइंट का क्या कहते हैं? पोटेंशियल। इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कितना वर्क डन किया जाता है एक चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में। जैसे मान लो ये पॉइंट A है और ये इन्फिनिटी है। क्या है ये? ये इन्फिनिटी है ऐसे,
और ये पॉइंट ए है। तो इंफिनिटी से यहां तक चार्ज को लाने में सपोज मैंने 100 जूल काम करा, कितना काम करा, तो यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 100 वोल्ट। कितना हो गया, तो क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का, W बाई Q। क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला है, W बाई Q। कर लोगे। तो बच्चों अभी तक है ना, कुल मिला के मैं आपको 3 फॉर्मूले बता चुका हूं। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, I बराबर Q बाई T और V बराबर W बाई Q एंड रो बराबर R इंटू A अपॉन में L। ये 3 फॉर्मूले बता चुका हूं। यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। कूलाम पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, एम्पियर। ये क्या हो गया, जूल पर कूलाम। क्या हो गया ये, तो ये हो गया वोल्ट। क्या हो गया ये, वोल्ट। और ये हो गया हमारा ओम मीटर। क्या हो गया हमारा, ओम। ये यूनिट है या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ये किसकी यूनिट है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर किसकी, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की। ठीक है। अब पेपर में ना एक क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन एसआई। अरे भैया बोलो मत, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ, ध्यान समझना, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है ना, उसको डिफाइन करना है। यानी किसको डिफाइन करना है, एम्पियर को। किसको डिफाइन करना है, एम्पियर को डिफाइन करना, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है ना, तो हमें उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, हमें डिफाइन करना है एम्पियर को। तो हम लिखेंगे करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्या लिखेंगे हम, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर कब होगी, करंट 1 एम्पियर कब होगी, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज। कितना चार्ज, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लो करेगा, जब यूनिट चार्ज फ्लोज करेगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द other end to the other end in unit time, या पर सेकंड कहते हैं इसे। करंट 1 एम्पियर तक होगी जब एक चार्ज फ्लो करेगा, कहां से, एक एंड से दूसरे एंड तक। जैसे एक चार्ज है, 1 चार्ज होना चाहिए और 1 सेकंड में उसको यहां से यहां जाना है। एक चार्ज को 1 सेकंड में यहां से यहां जाना है, एक चार्ज को 1 सेकंड में यहां से यहां, तो कितनी करंट फ्लो हुई, 1 एम्पियर। कितनी करंट हुई, 1 एम्पियर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऐसा डिफाइन करना, ठीक है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों मुझे डिफाइन करना होता है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ऐसे नया क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन एसआई यूनिट, डिफाइन एसआई, किसकी एसआई यूनिट, ऑफ पोटेंशियल। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो क्या सॉल्यूशन है बताइए, आंसर क्या इसका, पोटेंशियल को, मतलब किसको डिफाइन करना, वोल्ट को। किसको डिफाइन करना है, अब देखो मोटी सी बात है, एक चार्ज को यहां से यहां लाने में अगर 1 जूल काम हुआ तो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। मतलब एक चार्ज को यहां से यहां ला रहा हूं तो कितना काम करना पड़ा, 1 जूल, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो अगर आप 1 जूल काम करोगे ना तो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है कब, when 1 joule of work, कितना वर्क, 1 joule, when 1 joule of work, when 1 joule of work has been done in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb from, है ना, potential is said to be 1 volt when 1 joule of work has been done in moving a charge of 1 coulomb from one end of the conductor, from one end of the conductor, one end of the conductor के end से to the other end, to the other end, ये थोड़ा गलत लिख दिया, to the other end। ठीक है, to the other end। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों, क्या, ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है when 1 joule of work has been done in moving a charge of 1 coulomb from one end of the conductor to the other end, to the other कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। ठीक है, अगर 1 जूल काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 1 जूल, और चार्ज कितना मूव कर रहे हैं, 1 कूलम। सब कुछ 1 बोलना है। जब 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, वोल्ट को डिफाइन करना तो ऐसे डिफाइन करना। ठीक है, ये 1 वोल्ट का भी डिफाइन है, वोल्ट का भी डिफाइन है। जैसे डिफाइन 1 एम्पियर पर एम्पियर से में डिफाइन है। ठीक है, ठीक है, yes, तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड।
ठीक है, तो वो ऐसे डिफाइन करवाएंगे आपसे, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इन वोल्ट को डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो वोल्ट, ठीक है ऐसे। अब रेजिस्टेंस समझ गए ना, यूनिट सबकी समझ में आया ना। यूनिट में पहले एक क्वेश्चन मिलता है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा यूनिट के ऊपर, एंड यूनिट वेरी क्लियर होनी चाहिए आपको। रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम, क्या हो गई, ये सिंबल हो गया। वो तो पोटेंशियल की क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल की वोल्ट, रो की क्या होगी, ओम सेंट या फिर ओम मीटर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों में, सेंटीमीटर मीटर में। और क्या बचा हमारा, करंट, करंट की क्या होगी, एम्पियर, यूनिट पूछा मैंने, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला तो पता है ना, फॉर क्यू बाई टी, यूनिट क्या होगी एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होती है बताओ, चार्ज की बोलो, हाँ ये हुई ना बात, चार्ज क्या होती है, कूलम, ऐसे करंट की एम्पियर, टाइम की सेकंड, चार्ज की कूलम, रेजिस्टेंस की ओम, पोटेंशियल की वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज दिमाग में अच्छे से डालें, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका कौन सा लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हम, ओम्स लॉ, ठीक है। चलो देखिए, अब जो पढ़ने वाले हो ना आप सुनो बच्चों, अब थोड़ा शांत रखिए, ओम्स लॉ पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो आप, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है ना, और इसको हमने यहां से बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस, ठीक है, यहां से जोड़ दिया, तो ये हमारा पोटेंशियल है, और इसमें करंट फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी, करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगी, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसमें ना कुछ चीजें कांस्टेंट रखते हैं, मतलब फिजिकल कंडीशन जो है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो चेंज नहीं करने आपको। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, किसके, करंट के। मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो जब भी डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का, तब करंट फ्लो होगा। तो ये नियम कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, बशर्ते कुछ कंडीशन चेंज नहीं करनी है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें चेंज नहीं करनी है, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इस दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। तो इस निशान को हटा के हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। क्या लेते हैं हम, आर। इस निशान को हटा के आर लेते हैं, आर माने रेजिस्टेंस, आर माने, तो रेजिस्टेंस यहां से क्या बन गया आपका, वी अपॉन आई, वी अपॉन में आई, ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ENC, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू, ओके ये तो चेंज हो रहा है बार बार, the potential difference across the two ends of the conductor, the potential difference across the two ends of the conductor is, बच्चों बोलो मत, is directly proportional to the current, is directly proportional to the current flowing through the wire, flowing through the wire, ठीक है। प्रोवाइडेड माने क्या है, शर्त, प्रोवाइडेड माने बशर्ते, शर्त यह है कि द फिजिकल कंडीशन, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन है वो मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। वो कैसी होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस नियम को ऐसे लिखेंगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो कभी कभार ना हमसे पेपर में बोलता है मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो इसको, कैसे बोलता है हमसे, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करो। तो ऐसे एक्सप्रेस करना है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे लिख के ऐसे लिख देना, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। और ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बनाना है, ऐसे, ये v है और ये i है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। का सिंगल वर्ड में पूछेगा क्वेश्चन कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, किससे पास होती है, ओरिजिन से। तो इसे कहते हैं, इसे स्लोप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। इस लाइन को क्या कहते हैं हम, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो ये वी आई ग्राफ का क्या है बच्चों, ये स्लोप है, वी आई ग्राफ का क्या है। तो ये स्लोप बताता किसको है, रेजिस्टेंस को। ये किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किसको बताता है, रेजिस्टेंस को। तो इसमें एक क्वेश्चन ग्राफिकली अगर बात करें तो ऐसा बन सकता है, ग्राफिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना बच्चों, तो हमसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एक, कि जैसे वो
नमस्ते जी, तुम लेट आए हो भाई। ऐसे ये हाथ टच हो जाता है ना उससे ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे बच्चों, ये ए और ये बी। इधर सुनो, ये वी है और ये आई है, वी है और ये आई है। इनमें पूछेंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे ग्राफ बना के पूछेंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपको है ना इसे स्लोप कहते हैं, तो वी को आई से डिवाइड कर लो, तो वी बाई आई, और यहाँ पे लिखो आर और फिर लिखो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। क्या होता है ये स्लोप ऑफ, ये आई किसको कहते हैं, आई करंट को, आर मतलब क्या है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, मतलब ये वी आई ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंगल होगा ना, जैसे ये एंगल ज्यादा है, ये एक एंगल ज्यादा है, ये एक एंगल, मतलब स्लोप का मतलब एंगल से होता है। ठीक है, तो जितना एंगल होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा स्लोप है। जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो y को x से भाग कर दो, ये जो y है इसको x से डिवाइड करके देखो क्या रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो यानी स्लोप आ रहा है, यानी एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को साथ साथ बोलो, मतलब एंगल ज्यादा तो r ज्यादा, एंगल ज्यादा तो r ज्यादा, ऐसे बोलना है। जैसे आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो r आ रहा है ना, लेकिन अगर मैं उल्टा कर देता क्वेश्चन ऐसे करके, हैं ये ऐसे, ये a और ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, तो अब इसको इससे डिवाइड करते हैं आप, तो अब इसको इससे डिवाइड करते हैं आई बाई वी आता, तो अब ये 1/r हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, क्या होता है स्लोप ऑफ वी आई, ये वी आई ग्राफ का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का स्लोप हो गया। अब ये किसको बता रहा है 1/r को, मतलब ये एंगल है और ये 1/r है, मतलब आपको उल्टा बोलना है, यानी एंगल ज्यादा तो आर कम, एंगल ज्यादा तो आर कम, एंगल ज्यादा तो आर कम। ठीक है, एंगल ज्यादा तो आर कम। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, तो इसका आर कम है, यानी रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है, यानी बी का रेजिस्टेंस ए से ज्यादा है। आया समझ में? और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बी का ज्यादा ए से, ऐसे कभी टेम्परेचर पूछ सकता है रेजिस्टेंस पे। और यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे यहाँ एंगल है और यहाँ आर है, एंगल ज्यादा आर ज्यादा है, एंगल ज्यादा आर ज्यादा है। तो अब यहाँ पे एंगल ए का ज्यादा है तो आर ए का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ए का ज्यादा और बी का कम है, यानी टेम्परेचर ए का ज्यादा और बी का कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। बस ये ध्यान रखना कि v अपॉन आई है कि आई अपॉन बी है। अगर v अपॉन आई है एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, आई अपॉन बी है तो एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो हीट कम। जैसे इसमें हीट किस में ज्यादा डेवलप होगी, ए में, क्योंकि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बी का कम है। इसमें क्या किस में ज्यादा हीट डेवलप होगी, बी में, क्योंकि बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है और ए का कम है। बिल्कुल पकड़ लो बच्चों ओम्स लॉ, इतना तो लिख ही देना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, निशान को हटा के आई आर लिख देना, ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पे v, यहाँ पे आई और यहाँ पे लिख देना, किस लिख देना स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, इतना तो लिख ही देना। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो जब क्वेश्चन आया तो, डेफिनेशन का आया तो कुछ ना कुछ छोड़ो मत उस खाली क्वेश्चन को। ये स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हो गए, रेजिस्टेंस को बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। तो बच्चे ग्राफिकली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, कर लोगे? ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। क्या था हमारा ओम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं, तो सीरीज में ऐसे लगाते हैं रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है बच्चों, ये सीरीज हो गया। और यहाँ पर जोड़ देता है बैटरी, प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लगाते हैं क्लोज की, ये क्लोज की है, अगर डॉट है तो क्लोज है, डॉट नहीं तो ओपन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ रेजिस्टेंस R3 है। इसके पास जो पोटेंशियल होगा V1, इसके पास V2 और इसके पास V3, क्या होगा V। ये सीरीज है। सीरीज का मतलब समझते हो, यहां से जब करंट जाएगा ना तो करंट सब में जाएगा, वो करंट सब में जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो इसे सीरीज कहते हैं। जब एक ही करंट सब में जा रहा है तो सीरीज कहते हैं। तो इसमें क्या चीज अलग है, देखो सब में करंट सेम है, करंट सब में सेम जाएगा, इसमें सब में करंट आ ही जाएगा, तो फिर अलग क्या है, पोटेंशियल अलग है। क्या अलग है, तो जो चीज अलग है उसे निकालो। और रेजिस्टेंस की बात कभी करेंगे नहीं, बात करंट और पोटेंशियल में करेंगे। तो पोटेंशियल अलग है तो पोटेंशियल निकालो ऐसे करके, तो V1 निकालो, I इंटू R1 एंड V2 कितना हो गया, I इंटू R2 एंड V3 कितना हो गया, I इंटू R3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये सारी वोल्टेज मतलब V1, V2, V3 इस वाली वोल्टेज के बराबर है। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या करते हैं सबको ऐड, तो V कितना आ गया हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये कितना आ गया I R1 और ये कितना हो गया I R2 और ये हो गया I R3। अब I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लिया, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो गया V। अब एक काम करो, अब एक रेजिस्टेंस ऐसा लो जो इन सबके बराबर हो, जो इन सबके बराबर हो, इसको बोलो R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, इन सबके बराबर ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वो वोल्टेज लगाओ जो यहां लगा रखी है। अब यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V बराबर I इंटू में R इक्विवेलेंट, I इंटू में R इक्विवेलेंट। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, यहां पर V की जगह यहां पर, सो I इंटू में R इक्विवेलेंट, I इंटू में R इक्विवेलेंट बराबर I, यहां पे हो जाएगा R1
प्लस R2 प्लस R3। अब I से I काट दो, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में हम नेट रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे। और लेकिन अगर ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के होंगे ना, अगर R1 R2 R3 सब ये बराबर होंगे, तो हम R इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, बराबर N इंटू में R, N इंटू में R, जब सारे बराबर होंगे। तो कौन सा फॉर्म लिख देंगे हम R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट बराबर N इंटू में R, जब सारे रजिस्टर इक्वल वैल्यू के होंगे। ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, NR, जब सारे रजिस्टर इक्वल वैल्यू के होंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, NR। जैसे उसने मुझसे बोला कि सपोज करो हमारे पास है ना 20 रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है, 20। हमारे पास 20 रजिस्टर है और हर किसी की वैल्यू 4 ओम है, कितनी है, और सीरीज में लगाए हुए, तो लगा दो फॉर्मूला, नेट रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। 20 है, हर किसी की वैल्यू 4 है, तो 80 ओम आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 80 ओम आ गया। ठीक है, जब सारे सेम वैल्यू के हैं। जैसे पेपर में उसने क्वेश्चन दिया, उसने बोला एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ये 5-6 रेजिस्टेंस है, सही है। अब हमने क्या करा बच्चों, इन रेजिस्टेंस को यहां पर हमने इस प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां हमने की लगा दी। ठीक है, ऐसे ये वोल्टेज दे दिया मैंने इसको 12 वोल्ट। कितना दे दिया, 12 वोल्ट। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बोला उसने, ये 0.2 ओम का है, ये 0.3 ओम का है, ये 0.4 ओम का है, ये 0.5 ओम का है, और ये हमारे पास सपोज करो ये 12 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम का रजिस्टर है। तो मुझसे पूछ रहा है इसमें कि यहां इसमें कितनी करंट होगी, इसमें करंट पूछ रहा है। तो मोटी सी बात है, एक टोटल आई निकाल लो, जो टोटल आई होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में जाएगा वो टोटल आई। तो पहले सबको आर इक्विवेलेंट निकालो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस अनइक्वल वैल्यू के हैं, सारे रेजिस्टर अलग अलग है ना, ऐसे। तो R1 कितना हो गया हमारा 0.2, ये हो गया 0.3, 0.5 और ये हो गया 12। 5 और 4 और 3 12 और 2 14, इसमें जोड़ो 3.14 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब निकालो आई। सो आई का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट। सो V की वैल्यू 12 और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 13.4। अब यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, लगा दोगे ना 1 से, तो इसको काट दो बच्चों, 60 अपॉन में 67, 60 अपॉन में 67, इतने एम्पियर आ गया, इतने एम्पियर। तो ये वाला करंट आ गया ना। तो ये जो टोटल करंट आया वो सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में वो करंट है। तो उसने पूछा करंट 12 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो इस 12 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट होगा, 60/67 एम्पियर होगा, इतना करंट होगा। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन को, बोलो, ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन कि हमारे पास है ना इतना करंट है, आई बराबर है 2.5 मिली एम्पियर, इतना करंट है मेरे पास। ठीक है, और वोल्टेज मेरे पास 12 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना, ये हमारा टारगेट। ठीक है, अब सिंपल सा सोचो, इसमें आई है, V है और R है, तो रिलेशन क्या है इन तीनों में, इन तीनों में रिलेशन यही तो है, V बराबर IR, V बराबर IR। ठीक है, अब I की वैल्यू देखो यहाँ पे मिली है, इस मिली को हटा लो, 2.5 इंटू 10⁻³ और ये हो गया R, और यहाँ V कितना हो गया 12। अब इस R को नीचे ले जाओ, इस वैल्यू को नीचे ले जाओ, यहाँ 12 आ गया, यहाँ कितना आ गया 2.5 इंटू में 10⁻³ और यहाँ आ गया R। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर ले जाओ, -3 है ना, इसे ऊपर ले जाओ, इसे हो गया 12 गुना 10⁻³ और ये हमारे पास कितना आ गया 2.5 और यहां से कितना आ गया R, कितना, अब पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, 120 गुना 10⁻³ यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया R। अब ये 0 है ना, ये जो तीन 0 दे रही, अरे 4 0 को अलग लिख रहे हैं, ये 4 0 अलग 25 अलग लिख लिया। ठीक है, और ये हो गया R, ये क्या हो गया R। अब कटिंग कर लो ऐसे, 25 चौके 100 0 0, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4800 ओम आ गया, ये R की वैल्यू आ गई। अब इसे 1000 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा लिख दो ऐसे, 4.8 यहाँ पे किलो ओम लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे किलो ओम। ये बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। वो बोलेगा एक 12 वोल्ट की बैटरी से मैंने एक रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, उसमें ना इतना करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, V बराबर IR से निकालो, V बराबर IR से, छोटा यूनिट कर दिया, बड़ा था ना वैल्यू तो हमने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 किलो ओम जो होता है ना हमारा 1 किलो ओम, इसमें 1000 ओम होते हैं। 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, 1000 ओम, 1000 ओम होते हैं। समझे, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको निपटा देंगे बच्चे। ठीक है, अब देखो मान लो अगर मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करूं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल में ना ऐसे लगाओ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दो। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आप ऐसे लगा दो, एक रेजिस्टेंस आप ऐसे लगा दो, ये पैरेलल में लग गए।
और यहाँ पर हम लगा देंगे बैटरी अपनी प्लस माइनस, और यहाँ पे एक की भी लगा दो, यहाँ पे ऐसे लगा दो, और यहाँ पर आप वो जोड़ दो वोल्ट मीटर। क्या जोड़ दो आप? वोल्ट मीटर। ऐसे ये वोल्ट मीटर। अब ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2, ये कितना हो गया? R3। कितना हो गया? R3। यहाँ वोल्ट मीटर है और यहाँ से करंट जाएगा, ये वोल्टेज P हो गया, और यहाँ से करंट जाएगा I। क्योंकि पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में अलग अलग करंट जाएगा। क्या जाएगा? अलग। क्योंकि करंट जब यहाँ पहुंचेगा ना, करंट जब हमारा यहाँ पहुंचेगा बच्चों इस जगह, तो उसको तीन रास्ते मिलेंगे, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, एक रास्ता। तो यहाँ पे R1 में I1 करंट डाल दो, तो यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया हमारा I2, है ना, और यहाँ पे कितना करंट गया हमारा? I3। मैंने क्या बात बोली थी आपको पिछली बार? मैंने पिछली बार आपको बोला था कि रेजिस्टेंस की तो बात करेंगे नहीं, जो चीज अलग है उसे निकालेंगे। अब यहाँ पे करंट अलग है तो करंट निकालेंगे, क्योंकि पीछे वोल्टेज अलग था। ठीक है, पीछे यहाँ पे करंट अलग है ना, तो यहाँ पे करंट निकालेंगे, पीछे वोल्टेज अलग था। पीछे वाले क्वेश्चन में वोल्टेज V1 V2 V3 था ना, करंट सेम था, करंट क्या था? सेम। तो उस वाले केस में हमने वोल्टेज निकाला था V1 V2 V3। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे निकालेंगे करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से। किससे? ओम्स लॉ से। फ्रॉम ओम्स लॉ निकालिए करंट। क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर IR। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन R। सो I1 निकालो बच्चों। सो I1 कितना हो गया आपका? I1 हो गया V अपॉन R1, और I2 कितना हो गया? V अपॉन R2, और I3 कितना हो गया? V अपॉन R3। V अपॉन R3। बोलो बच्चों। अब ये सारी चीजें आप ऐड कर दो। क्या? ये सारी चीजें क्या कर दो? ऐड। तो यानी क्या कर दो? I1 प्लस के I2 प्लस के I3, इसे टोटल I के बराबर कर दो। कर दे टोटल I के बराबर। सो I1 कितना है हमारा? V अपॉन में R1, और ये कितना है? और ये कितना है? तो इसे क्या लिख लेना? V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब V कॉमन ले लेना, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये क्या हो गया हमारा? V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V से V काट देना, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो ये हो गया 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो हम ऐसे निकालेंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस हमारे इक्वल वैल्यू के हैं, इफ R1 बराबर R2 बराबर R है, R3 सब ये बराबर R है, तो इस 1 को लिखेंगे N, नीचे लिख लेंगे R, ये हो जाएगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब इसे पलट देंगे, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? R बाई N। R बाई N। तो पैरेलल में ऐसे निकालेंगे अगर सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के होंगे। देखो सीरीज में तो जब सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के थे तो ये आंसर था। पैरेलल में कितना आंसर आ गया? R बाई N। कभी कभार रेशियो पूछता है ऐसे, RS बाई RP का रेशियो बताओ ऐसे, तो NR दैट इज R बाई N, सो R से इसे काट दो तो आंसर आ गया N स्क्वायर। कभी कभार रेशियो पूछता है कि हमारे पास N रजिस्टर सीरीज में करेक्ट है और वो N रजिस्टर पैरेलल में करेक्ट है, तो उनका रेशियो क्या होगा? उनका रेशियो, तो सीरीज का आंसर कितना होगा? NR, पैरेलल का R बाई N, और फिर रेशियो निकाल दो, फिर क्या निकाल दो? रेशियो। ठीक है, एक छोटा सा अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं बच्चों, अब पैरेलल में जैसे ये एक रेजिस्टेंस ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। जैसे एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये R1 है और ये हमारा R3 है और ये हमारा R2 है। क्या है हमारा? 8। सपोज ये 2 ओम है और ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। ये इसे बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन बता देते हैं। ये ऐसे ये मान लो तुम्हारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे सबके पास करंट निकालना है। इसके पास कितना करंट होगा, इसके पास कितना करंट होगा, तो कोई करंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कितना करंट होगा बच्चों? यहाँ पे होगा I1, कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? और यहाँ पे कितना होगा? क्योंकि करंट अलग अलग है ना, तो करंट निकालो ऐसे। सर I1 निकालो, I1 का फॉर्मूला V अपॉन R1, I2 का फॉर्मूला V अपॉन R2, और I3 का फॉर्मूला V अपॉन R3। बच्चों यहाँ V लिखना है, V1 V2 मत लिखना, क्योंकि पैरेलल में सबके पास सेम वोल्टेज होता है। पैरेलल में सबके पास क्या होता है? जो वोल्टेज इसके पास है वो सबके पास है। ठीक है, तो V कितना ऊपर हमारा? V 12 ही है। ठीक है, R1 कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 6 एम्पियर। अभी भी V 12 है, इसका ये है 4, तो ये कितना आ गया? 3 एम्पियर। इसका भी अभी भी कितना है? 12, और इसका ये R कितना है? 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कैसे निकालूं मैं? टोटल करंट, तो बच्चों टोटल करंट निकालेंगे हम ऐसे करके, I बराबर कैसे? I1 प्लस के I2 प्लस के I3। सो I1 कितना है हमारा? 6 एम्पियर, और ये कितना है हमारा? 3 एम्पियर, और ये हमारा 2 एम्पियर। तो 6 और 3 9 और 2 11 एम्पियर। ये हो गया हमारा टोटल करंट। हो गया, ये टोटल करंट हमने ऐसे निकाला। एक तरीका और है कि आप टोटल करंट एक साथ निकाल सकते हो। आप इनका R इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? इनका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? पैरेलल में 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन, हाँ तो 1 अपॉन R1 कितना बताओ?
R1 है 2, ये कितना है 1/4, चलो 1/6 पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये 1/4। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 12, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से कितना आएगा 3, और यहाँ से हमारा 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ से हमारा, बोलो बच्चों, यहाँ से 6 आएगा ना, यहाँ से 6 आएगा ना, और यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारा 2, और यहाँ से आएगा 3, तो 6 और 2 8 और 3 11/12, कितना आंसर आ गया हमारा 11/12, 11/12 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये 11/12 आ गया, ये क्या आया 11/12, रेजिस्टेंस 1/r आया है, 1/r, ये आया 1/r। अब इसको पलट दो तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 12/11, 12/11, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 12/11, और ये ओम आ गया, कितना आ गया ये ओम, ये 12/11 ओम हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है, इधर निकाल दो, ठीक है, हमें निकालना है बच्चों। वंस अगेन देखो आर इक्विवेलेंट हमारा आ चुका है कितना 12/11, हमें आई निकालना है ना, आई सीधा निकाल सकते हो आप V अपॉन में आर इक्विवेलेंट से। सो V कितना है हमारा, V है 12, और ये कितना है 12/11, 12 से 12 11 ऊपर, सो 11 एम्पियर ऐसे। तो दो तरीके हैं आई निकालने के, ठीक है, एक तो I1 I2 I3 निकाल के सारे आई को जोड़ दो, एक सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल लो और ऐसे निकाल लो फिर पैरेलल में, सही है, पैरेलल में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आए, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे 1/R1 1/R2 1/R3, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और सीधा फॉर्मूला I बराबर V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो यहां से सीधा टोटल करंट एक साथ आ जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल करंट निकालना हो, जैसे इस पे कितना करंट है, इस पे कितना करंट है, तो हम ऐसा करेंगे, जैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है इसका, वो बोलता है एक रेजिस्टेंस, ये कई 2 बार आ चुका है, ये ऐसे बल्ब दे देगा, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दे देगा 6 वोल्ट, ऐसे 6 वोल्ट आता है इसमें, ये 4 ओम आता है और ये 20 ओम ऐसे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें पूछा इसके पास कितना करंट है, इसके पास कितना करंट है, इनके पास वोल्टेज कितना है। आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, इसके पास वोल्टेज V1 है, इसके पास कितना है V2, बोलो बच्चों, तो इसके पास वोल्टेज कितना है, इसके पास वोल्टेज है V1, कितना वोल्टेज है V1। तो आप पहले है ना टोटल R निकाल लो, टोटल क्या निकाल लो R, तो वो कैसे निकालेंगे R1 प्लस R2, यानी 4 प्लस के 20, तो आंसर कितना आ गया आपका 24 ओम, कितना आ गया, तो ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट सीरीज में। अब यहां से आप टोटल I निकाल लो, तो I कैसे निकालेंगे V अपॉन में R इक्विवेलेंट, सो V की वैल्यू ये, और ये 24 इसको इससे काटेंगे 1/4 बराबर 0.25 एम्पियर, 0.25, ये क्या आ गया, ये I आ गया। ये सीरीज है, सीरीज में जो करंट इसके पास है वो करंट इसके पास भी है, सेम करंट तो दोनों के पास निकाल लिया आपने। अब V1 कैसे निकालेंगे भाई, V1 का फॉर्मूला, करंट तो सेम लिखनी है ना सीरीज में, I इंटू R1, सो I कितना है 0.25 और R1 कितना है 4, तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट, कितना आ गया। अब क्या निकालेंगे V2, तो कैसे निकालेंगे I इंटू में R2, सो I कितना है 0.25 और R2 कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, तो 6 वोल्ट बैलेंस होगी ना, 6 वोल्ट थी ना, तो इसके पास 1 वोल्ट है, इसके पास 5 वोल्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार आया, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, समझ आ गया ना। तो सीरीज में क्या चीज सेम होती है बताइए, हाँ सीरीज में करंट सेम रहती है सबके पास, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सबके पास क्या होता है अलग अलग, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट, सबके पास अलग अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है बताओ, पैरेलल में V क्या होता है, सबके पास सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट क्या है डिफरेंट है, करंट अलग अलग होगी सबके पास, V सेम होगा। इतनी बात दिमाग में डाल लो, डाल लिया, बोलो बच्चों। तो ये हमें समझना है सीरीज पैरेलल की चीजें। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है इसके अंदर, पावर। क्या पढ़ना होता है हमें, पावर। पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का मतलब हम 1 सेकंड में कितना काम करते हैं। जैसे मैं 1 सेकंड में 10 जूल काम करता हूं तो मेरी पावर कितनी है 10 वॉट, 10 वॉट। जैसे मैं 1 सेकंड में 50 जूल काम करता हूं तो अब कितनी होगी 50 वॉट। तो ये पावर का फॉर्मूला हुआ W/T। तो इसको नापते हैं जूल में, इसको किसमें नापते हैं बच्चों, इसको नापते हैं जूल में, इसको सेकंड में। तो जूल पर सेकंड हमारे पास क्या हो गया बच्चों, जूल पर सेकंड वॉट हो गया। क्या हो गया हमारे पास वॉट। तो पावर का SI यूनिट क्या बना बताओ, SI यूनिट क्या बना पावर का, दैट इज वॉट। क्या बना वॉट। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, वॉट वॉट वॉट। ठीक है, पावर का एक यूनिट होता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट में ना 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। एक होता है मेगावाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट होते हैं। एक होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। और जो किलोवाट में 0.746 किलोवाट हो जाएंगे, किलोवाट। तो ये पावर के बारे में थोड़ा ध्यान रख लें। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, वॉट। यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा 1 वॉट को, किसको डिफाइन करूंगा 1 वॉट को। ठीक है, तो पावर 1 वॉट क्या होगी, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर 1 वॉट तब होगी बच्चों जब 1 जूल काम 1 सेकंड में होगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन 1 सेकंड।
व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, है ना, हैज बीन डन। जब 1 जूल काम 1 सेकंड में होगा तो पावर कितनी खर्च होगी? 1 वॉट। पावर कितनी खर्च होगी? 1 वॉट। तो ये सारी यूनिट याद रखना। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं। लेकिन जब पावर की एसआई यूनिट पूछेंगे तो क्या बतानी है? वॉट। और ये जो हॉर्स पावर है ना, एचपी, ये हॉर्स पावर है, तो ये पावर की प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या है ये? तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है बच्चों? हॉर्स पावर। व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। पावर का फॉर्मूला W/T, W/T। अब एक चीज देखो बच्चों, देखो पावर का फॉर्मूला W/T होता है, पर V का फॉर्मूला तो W/Q होता है, W/Q, है ना। तो यहां से W का फॉर्मूला कितना हो गया? V इंटू Q, V इंटू, तो इस फॉर्मूले को यहां पुट करो, तो पावर का फॉर्मूला कितना हो गया? V इंटू Q इंटू में T। लेकिन I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, Q/T। अरे आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है ना आई का फॉर्मूला। तो अब इसको यहां पुट करो ना, Q/T की जगह आई पुट करो। सो दिस इज P बराबर V इंटू में I, V इंटू में I। ये पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन PV/I। क्या पूछते हैं आपसे? व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या है किस किस के बीच में बच्चों? रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। तो क्या लिखेंगे हम? P बराबर VI, ये रिलेशन है। क्या है ये रिलेशन? P बराबर VI, ये रिलेशन। समझ में आ गया? अब तुमने पढ़ा कि सर V का फॉर्मूला होता है IR। क्या होता है? IR। V का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यहां पुट करना। सो पावर कितनी हो गई हमारी? IR इंटू में I। तो क्या बन गया? I स्क्वायर इंटू में R, I स्क्वायर इंटू में। बट I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V/R, V/। अब ये फॉर्मूला यहां पुट करो, ये यहां पुट करो यहां, तो ये कितना बन गया? V अपॉन में R का होल स्क्वायर और इंटू में R। सो दिस विल बिकम V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू में R। सो R से R कैंसिल, तो फॉर्मूला बना V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई। कुल मिला के क्या फॉर्मूले बन गए? P VI के बराबर होता है, I स्क्वायर इंटू R के बराबर होता है, V स्क्वायर बाई R के बराबर भी होता है, W/T के बराबर भी होता है। ये सारे फॉर्मूले बन चुके हैं पावर के। तो पावर का फॉर्मूला V इंटू I स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर बाई R, W/R। कर लोगे? कर लोगे? तो ये सारे, तो ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए भी आता है कि एक रिलेशन ड्राइव करो PVI में। तो ऐसे ड्राइव करना है, P का वैल्यू W/T, V का वैल्यू W/Q। यहां से W की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, यहां पर कर दी पुट यहां पर। तो यहां से कितना आ गया? Q/T, और Q/T क्या होता है? I। सो P बराबर VI, P बराबर, या तो रिलेशन ड्राइव करने के लिए आएगा, एक सिंगल 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। तो रिलेशन ये है पावर, वोल्टेज एंड करंट में, P बराबर VI, P बराबर VI। चलो फ्लैश उस पर आ रही है, रोशनी आ रही है? लाइट बंद करनी पड़ेगी यार फिर। अब आ रही है? अब भी आ रही है? चलिए तो ऑन। चलो अभी 1 मिनट ऑफ करो। एनर्जी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और SI यूनिट क्या होती है इसकी? S जूल होती है। क्या होती है? जूल। तो क्या एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? जूल। एक इसमें क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का आता है इसके अंदर, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये वाला आता है। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? क्या आंसर बताऊं? किलोवाट आवर। ये किलो, ये वाट और ये आवर। और इसमें ना स्मॉल k बनाना है, कैपिटल W स्मॉल h। और 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में इतने ही जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। क्या है ये? कमर्शियल यूनिट। ठीक है। तो कभी कभार ना मुझसे बोलता है कि इस किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ। जैसे 1 किलोवाट आवर है तो ऐसे लिखो, 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए, 3600। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 36 इधर लिखेंगे, 3 जीरो 2 जीरो 10 की पावर 5 और ये जाएगा वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू एंड वाट इंटू सेकंड बिकम जूल। तो 36 इंटू में 10 की पावर 5 ये हो गया जूल। ठीक है। अब एक पॉइंट यहां लगा के एक पावर यहां प्लस कर देंगे, सो दिस विल बिकम 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अरे ये 10 की पावर 5 है ना, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा के यहाँ पावर प्लस कर दी तो बैलेंस हो गया ना। तो ये इतने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। ठीक है। जैसे बोलेंगे क्वेश्चन कि 250 यूनिट है, इनको जूल में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? जूल में। तो आपको पता है 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? इतने जूल होते हैं, है ना।
तो 250 यूनिट में कितने जूल हो गए? 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां से पॉइंट हटा के जो लगा उसको इससे काटो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 900 इंटू 10 की पावर 6। अब ये दो जीरो इसको दे दो, तो आंसर कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें पता ना 1 यूनिट में इतने जूल, तो 250 यूनिट में इतने जूल, 250 यूनिट में इतने जूल। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों। बंद कर दे वीडियो। करो।